आज जो है भौतिक विज्ञान, कृषि भौतिक विज्ञान एवं जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आप जो है आज पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में। कार्य ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में मतलब क्या हो गया, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो क्या आता है, हमारा वर्क। वर्क क्या होता है, ठीक है, कार्य क्या है, वर्क क्या है, ठीक है, कार्य मतलब वर्क क्या है। ऐसे तो अपने दैनिक जीवन में विभिन्न कार्य करते हैं, सुबह से उठना, चलना फिरना जो भी है हमारा सब क्या है, विभिन्न कार्य हैं, समझ गए, विभिन्न कार्य हैं। हम चलते फिरते हैं और विभिन्न, तुमने मशीनों को चलते हुए देखा होगा, ठीक है, जैसे मछलियों का तैरना, पक्षियों का उड़ना, ये सब कार्य के अंतर्गत आएगा। सब कुछ हमने जब सुबह से उठते हैं और शाम को सोते तक आप क्या देखते हैं, विभिन्न लोगों के द्वारा विभिन्न किए हुए कार्यों को देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के कार्य हो रहे हैं। लेकिन विज्ञान की दृष्टि से सभी कार्य नहीं है, कर तो हम रहे हैं, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से ये सारे कार्य जो हैं वो नहीं होते हैं। विज्ञान की दृष्टि से सभी कार्य नहीं होते हैं, कुछ होते हैं, कुछ कार्य नहीं होते, लेकिन हमको लगता है कि हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो कार्य होता नहीं है रियल में। समझ गए क्यों नहीं होता? जैसे मान लिया हमारे यहाँ कुछ है, हमारे पास कोई बोझा है, समझ गए। अब कोई एक बच्चा, जैसे मान लिया ये ईंट है, समझ गए, ये क्या है, ईंट है। अब इसको हम ऐसे उठाए, खड़े रहें और खड़े थक जाएं, खड़े इसको लिए हम क्या करें, इसको हम थक जाएं। लेकिन विज्ञान की दृष्टि में कोई काम नहीं किया गया, जबकि हमारी दृष्टि में तो काम हुआ नहीं हुआ, काम तो हुआ भाई। काम क्या है, आपका एक काम था, आपको काम दे दिया गया कि आपको ईंट को लेके खड़े होना है, आपको कोई बोझ को लेके खड़े होना है, तो काम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। लेकिन विज्ञान की दृष्टि में इसे कार्य नहीं कहते हैं, विज्ञान इसे कार्य नहीं मानती है। बात समझ में आ रही है? विज्ञान इसे कार्य नहीं समझ रहे। बात कहने का मतलब यह है, जैसे आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, तो जब तक मोटरसाइकिल चल रही है, आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं मोटरसाइकिल के द्वारा, तब तक वो कार्य हो रहा है विज्ञान की दृष्टि में। चौराहे पे पहुंचे या कहीं भीड़ भाड़ इलाके में पहुंचे, वो जाम लग गया, आगे रोड पे जाम लग गया। अब रोड पे जाम लग गया तो क्या करोगे फिर? आप खड़े हो जाओगे, सीधी सी बात है, ब्रेक लगाओगे। लेकिन आपने इंजन नहीं बंद किया, मोटरसाइकिल का इंजन तो चलता ही रहा, इंजन चलता रहा, नहीं चलता रहा, तो पेट्रोल इंजन खाएगा या नहीं खाएगा? खड़े पेट्रोल चाहे वो सारा खा जाए, जाम ना खुले और आप मोटरसाइकिल ना बंद करो। लेकिन विज्ञान की दृष्टि में उसने कार्य नहीं किया। बात सही है कि नहीं है? काम हुआ उस समय कि नहीं हुआ? जितना पेट्रोल वो वहां खाली खड़ी कर रहा है, अगर चल रही होती तो और आगे पहुंच जाती। मतलब कार्य कहाँ हुआ? कार्य नहीं हुआ। बात समझ रहे हैं? होश में बैठो, थोड़ा क्लियर समझो, तमीज से समझो थोड़ा। तो उस समय कार्य नहीं हुआ, हुआ कार्य नहीं, कार्य हुआ। बात वही है, समझ गए? विज्ञान की दृष्टि में कार्य नहीं हुआ। जैसे आप कोई लेबर लाए घर पे आपने काम कराने के लिए, पता चला आपका कोई काम कर रहे हो, ठीक है, अपना खेत में या कहीं पर भी आप लेबर ले गए और मौसम खराब हो गया, बारिश होने लगी, काम नहीं हो पाया, लेबर बैठा रहा। लेबर तो शाम को पैसा मांगेगा? नहीं मांगेगा, उसको तो भैया खाना है, उसी पैसे से उसको अपने परिवार का पेट पालना है, वो तो पैसा लेगा। वो कार्य हो या ना हो, विज्ञान की दृष्टि में ऐसी स्थिति में कार्य नहीं होता है। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान की दृष्टि में कार्य कब होता है? विज्ञान कहता है हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाएं, यदि किसी वस्तु पर हम कोई बल लगाएं और बल की दिशा में वस्तु में विस्थापन हो, बल्कि दिशा में वस्तु में विस्थापन हो, तभी कार्य होगा। और जब तक बल की दिशा में विस्थापन नहीं होगा तब तक कोई कार्य नहीं होगा, तब तक कोई कार्य नहीं होगा। बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। बल की दिशा में क्या होना चाहिए? विस्थापन होना चाहिए। अर्थात कार्य की परिभाषा, वर्ग की परिभाषा क्या बताई इन्होंने
इन्होंने परिभाषा बताई W इक्वल टू एफ इंटू डी या एफ इंटू यस, एफ इंटू यस, डी डिस्टेंस, यस विस्थापन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। एफ इंटू यस, एफ क्या है? बल है, यस क्या है? बल की दिशा में विस्थापन है, बल की दिशा में विस्थापन है किसका? वस्तु का, जिस वस्तु पर बल लगाया गया, समझ गए? तो ये क्या कहलाया? कार्य कहलाया। तो ये क्या कहलाया? कार्य कहलाया। अर्थात कार्य की डेफिनेशन क्या बनी? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। किसी वस्तु पर लगाया गया बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को हम वस्तु द्वारा किया गया कार्य कहते हैं। परिभाषा देखो समझ में आ गई? मेरे ख्याल से याद हो गई होगी एक बार में ही। आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए, W इक्वल टू एफ एस, W इक्वल टू एफ एस, अर्थात कार्य इक्वल टू बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो परिभाषा क्या बन गई इसकी? W से बना कार्य, F से बना बल, S से बना बल की दिशा में विस्थापन। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे? परिभाषा याद करने की जरूरत है नहीं, आपसे परिभाषा पूछ लीजिए कक्षा 11 में कार्य किसे कहते हैं, तो आप कैसे लिख दोगे? यहाँ से W बराबर एफ एस तुम्हें याद है, बाकी तो तुम्हें कुछ याद नहीं। W माने बल मालूम है, W माने कार्य मालूम है, F माने बल मालूम है, S माने विस्थापन मालूम है। तो परिभाषा कैसे बनाओगे? किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को ही वस्तु द्वारा किया गया कार्य कहते हैं। बात समझ गए ना? कार्य किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर लगाया गया बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को वस्तु द्वारा किया गया कार्य कहते हैं। बात समझ गए? अब वस्तु पर बल दो दिशाओं में लगाया जा सकता है, ध्यान में। मान लिया ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु है, इस पर हमने एक बल लगा दिया सीधे सीधे एफ, सीधे सीधे एक बल लगा दिया एफ, समझ गए? और ये आगे बढ़ा, यस विस्थापन हुआ इसमें, तब इसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया? एफ इंटू यस हो गया। एफ इंटू क्या हो गया? यस, मतलब बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कार्य ऐसे तिरछा लगा, वो बल इसमें क्या लगाते हैं, कुछ तिरछा, जो कि वस्तु से थीटा कोण बनाते हुए लगाए। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? कि कोई कभी कभार क्या होता है, जैसे हमें किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देना है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमसे छोटा है लंबाई में, जैसे मान लिया कोई स्टूल वगैरह, जिसको हमें थोड़ा आगे बढ़ाना, धक्का देना है, तो हम या तो उसको धक्का दे तो बैठ के दे तो सीधे सीधे दे सकते हैं, अदरवाइज हमको झुक के धक्का देना पड़ेगा। तो हम जब झुक के धक्का देंगे किसी चीज को, छोटी जो है हमसे लंबाई में, उस चीज को अगर हम झुक के धक्का देते हैं तो क्या वो सीधे सीधे इस पर बल लगा पाएगा? नो, तिरछा लगाएगा ऐसे, जो कि वस्तु के साथ कितना कोण बनाएगा? थीटा कोण बनाते हुए लगाएगा। समझ गए? वस्तु के साथ कितना कोण बनाते हुए लगाएगा बच्चा? थीटा कोण बनाते हुए। उस स्थिति में किया गया कार्य क्या होता है? जैसे कोई बल किसी वस्तु पर थीटा कोण बनाते हुए लगे, कोई बल किसी वस्तु पर थीटा कोण बनाते हुए लगे, मतलब ये कोई वस्तु है, बल ऐसे लग रहा है एफ, तो ये कितना कोण बना रहा है? ये थीटा कोण बना रहा है। थीटा कोण बनाते हुए इस पर लगे कोई बल, बात समझ में आ रहा? थीटा कोण बनाते हुए बल लगे, तब उस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा? उस स्थिति में किया कार्य W इक्वल टू एफ एस cos थीटा होगा। एफ एस होगा cos थीटा। कार्य एक अदिश राशि है, जानते ही हैं। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। समझ गए? ये याद रखना है आपको, कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसमें केवल दूरी होती है, उसमें वो परिमाण होता है, इसके साथ इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती कि आपने किस दिशा में कितना कार्य किया। बात समझ रहे हैं ना? अदिश राशि किसे कहते हैं? जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। समझ गए? तो कार्य को करने के लिए, आपको किए गए कार्य के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं, केवल परिमाण की आवश्यकता है कि आपने कितना वर्क किया और किस दिशा में किया, इसका मतलब नहीं। समझ गया? तो कार्य कैसी राशि हो गई? आदेश। अब ये डिपेंड करने लगता है कार्य cos थीटा पर, किस कोण आपने क्या लगाया, किस पर डिपेंड करने लगता है? cos थीटा पर डिपेंड करना लगता है। बात समझ में आ रही बात? जो कार्य है हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है? अब cos थीटा पर। यदि थीटा बराबर 90 हो जाए, थीटा बराबर क्या हो जाए? 90 हो जाए,
मतलब बल जो लगे, जो बल लगे F वस्तु पर कैसा लगे, लंबवत, कैसा लगे, लंबवत बल लगे। किसी वस्तु पर कैसा बल लगे, लंबवत बल लगे, अर्थात थीटा क्या हो जाए, 90 हो जाए। तो cos 90, थीटा यहाँ 90 लिखोगे, cos 90 का मान क्या होता, 0 होता। cos 90 का मान क्या होता, 0 होता है। ठीक है, जब cos थीटा बराबर, जब थीटा बराबर 90 हो, जब थीटा बराबर 90 हो, अर्थात जो बल लग रहा है वो कैसा लग रहा हो, लंबवत लग रहा हो। बल जो लग रहा है वस्तु पर वो कैसा लग रहा हो, लंबवत लग रहा हो। समझ में आ रहा है ना, वस्तु पर बल कैसा लग रहा हो, लंबवत। लंबवत का मतलब क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू, अब थीटा की जगह जहां पे cos थीटा लिखा तो cos थीटा की जगह 90 लिखोगे, cos 90 का मान क्या होता, 0 होता। तब उस स्थिति में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, F गुणे यस गुणे 0, cos 90 का मान तो 0 हो गया। अब 0 से गुणा करने पर सब क्या हो जाएगा, 0, अर्थात उस दशा में किया गया कार्य शून्य होगा। उस दशा में किया गया कार्य, किस दशा में किया गया कार्य शून्य होगा, जब थीटा का मान 90 हो, अर्थात किसी वस्तु पर लंबवत बल लग रहा हो, किसी वस्तु पर लंबवत बल लग रहा हो, तब किया गया कार्य कैसा होगा, शून्य होगा। तब किया गया कार्य कैसा होगा, शून्य होगा। जब थीटा बराबर, बड़े कायदे समझनी है, शर्तें हैं, शर्तें पूछी जाती है पेपर में, समझ गए। जब थीटा बराबर 0 अंश हो, जब थीटा बराबर 0 अंश हो, ध्यान से समझिए, तब cos 0 का मान क्या होता है, 1। cos 0 का मान क्या होता है, 1। तो W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू यस इंटू 1। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, F यस। इस दशा में किया गया कार्य कैसा होगा, अधिकतम होगा। इस दिशा में किया गया कार्य कैसा होगा, अधिकतम होगा। अधिकतम कार्य कब होगा, जब थीटा बराबर 0 अंश हो, अर्थात cos 1 हो, cos 0 बराबर 1 हो, तो किया गया कार्य कैसा होगा, अधिकतम होगा। थीटा बराबर 90 पर कार्य कैसा होगा, 0 होगा। बात समझ गए। एक शर्त और होती है, जब थीटा बराबर 180 अंश हो, जब थीटा बराबर 180 अंश हो, तो cos 180 का मान क्या होता है, -1। cos 180 का मान कैसा होता है, -1। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fs इंटू -1। तो W बराबर हो जाएगा -Fs। तब किया गया कार्य न्यूनतम या ऋणात्मक होगा, न्यूनतम या ऋणात्मक होगा। तब किया गया कार्य न्यूनतम या ऋणात्मक होगा। यह आपने पढ़ा होगा ना, cos का मान हमेशा -1 से +1 के बीच ही घूमता है। cos का मान -1 से +1 के बीच ही घूमता है। तो इससे ज्यादा न्यूनतम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा अधिकतम नहीं हो सकता। समझ गए। तो cos का मान अधिकतम यही हो सकता है और न्यूनतम यही हो सकता है। टेबल में देख लीजिए, cos का मान जो होता है -1 से +1 के बीच घूमता रहता है साइन का। तो अधिकतम या तो मान ये हो सकता है, या न्यूनतम ये हो सकता है, या शून्य हो सकता है। समझ गए ना बात। इससे ज्यादा या इससे कम संभव नहीं है कार्य का मान। बात समझ गए। अब ये तो हो गए कार्य की दशाएं, कब कितना कितना कार्य होगा, ये कार्य की दशाएं हो गई कि जब थीटा इतना हो, थीटा उतना हो, ये सब हो गया आपका कि कार्य कितना होगा, कार्य अधिकतम कब होगा, कार्य न्यूनतम कब होगा, कार्य शून्य कब होगा, ये आप लिख सकते हैं। नहीं जान पाए, बोलो क्लियर होगी बात। ये सब कार्य समझ गए, कार्य के शर्तें समझ गए, कार्य अधिकतम कब होगा, न्यूनतम कब होगा, और न्यूनतम कब होगा, अधिकतम कब होगा, शून्य कार्य कब होगा, ये सब समझ गए ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा इसके मात्रक उत्तरक के बारे में थोड़ा भी जान लेते हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, थोड़ा मात्रक के बारे में भी जान लेते हैं। तो इधर देखो, अभी हमने पढ़ा, देखिए हमको सारा सब कुछ एक ही चीज से मिलना है। हमने एक सूत्र बना लिया W इक्वल टू Fs, अब हमें तो उसी की लकीर बनना है, हमें W इक्वल टू Fs पे ही चलना है। समझ गया ना, हमें तो उसी पे चलना है। सारी व्यवस्थाएं हम यहीं से लेंगे। एक चीज याद कर रही, इसी से हमने परिभाषा बताई ना आपको कार्य की, कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। परिभाषा भी बनी। इसी से
शर्तें भी बनी। अब हम इसी से इसका मात्रक ले आएंगे, इसी से इसकी विमा ले आएंगे, इसी से सब कुछ निकाल लेंगे। ये क्या हो गया, बल। बल का मात्रक क्या होता, बल का मात्रक क्या होता, न्यूटन, और इसका मात्रक मीटर। समझ गए, विस्थापन का मात्रक मीटर, तो कार्य का मात्रक क्या बना, न्यूटन मीटर। कार्य का एक मात्रक बना न्यूटन मीटर, कार्य का एक मात्रक बना न्यूटन मीटर। और तुम लोग जानते हो 1 न्यूटन में कितने बराबर होता है, 1 किलोग्राम 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के, यही तो होता है 1 न्यूटन के बराबर। तो कार्य का मात्रक मान रख दो, अगर इसको बेसिक पदों में मतलब मूल पदों में बदलोगे तो ये हो जाएगा। तो कार्य का मात्रक क्या बनेगा, 1 किलोग्राम मीटर, यहां भी है और मीटर यहां भी है, तो ये क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कार्य का दूसरा मात्रक मूल पदों में कार्य का मात्रक क्या बना, ये किस पदों में था, एसआई पदों में। ये किन पदों में है, मूल पदों में, मूल मात्रक के पदों में। कार्य का मात्रक क्या बना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आप एक बात और जानते हैं, 1 किलोग्राम, इधर समझ लें, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था जूल। जूल के नाम पर इस मात्रक को उनके नाम पर बदल दिया गया। जिस टाइप से 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहा गया, उसी प्रकार से 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को 1 जूल कहा गया। क्या कहा गया, 1 जूल कहा गया। इसीलिए कार्य का एसआई मात्रक बना जूल। कार्य का मात्रक जो बना वो क्या बना, मात्रक है। सभी ये मात्रक देखो, समझ गए, ये सभी एसआई मात्रक है। न्यूटन मीटर भी हो, चाहे ये हो, ये मूल पदों में है, वो एसआई पदों में है, एमकेएस पदों में है। समझ गए, कार्य का ही मात्रक है। तो कार्य का मात्रक यहाँ से क्या बन गया आगे, जूल किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा। तो एक चीज और, अब कार्य का सीजीएस मात्रक देख लो। तो एमकेएस में किलोग्राम था तो सीजीएस में ग्राम हो जाएगा, एमकेएस में मीटर था तो सीजीएस में सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उससे कहा क्या कहा गया, 1 अर्ग। ठीक है, ये सीजीएस प्रणाली का मात्रक कहा गया। 1 अर्ग किसके बराबर होता है, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो गया, अर्ग के बराबर हो गया। तो कार्य का एक और मात्रक मिला, ये कार्य का मात्रक सीजीएस में है। ठीक है, तो कार्य का मात्रक सीजीएस में क्या मिला, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसी को हम क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं। ये भी कार्य का मात्रक है, कार्य का ही मात्रक है। कार्य का मात्रक है, कार्य का ही मात्रक, इसे हम क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं। समझ गए, ये अर्ग के बराबर होता है। ये किस पद्धति के मात्रक है, तीनों सीजीएस, ये तीनों सीजीएस पद्धति के मात्रक हैं। ये किसका है, एमकेएस या एसआई पद्धति का है। ये भी एमकेएस या एसआई पद्धति का है, ये भी एसआई पद्धति का है या एमकेएस का है। एमकेएस और एसआई पद्धति की पद्धति होती है, जानते हैं ना। तो आप समझ गए ना, कार्य के मात्रक समझ गए, कार्य के मात्रक समझ गए, बोलो। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई एक जूल और अर्ग में संबंध क्या होता है। तो 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं, ध्यान रखिए। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। कैसे होते हैं, कोई ये पूछ ले तो क्या बताओगे, बताओगे? अगर कोई पूछ ले बच्चा कि 1 जूल में 10 की घात तो होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं बताओ, क्या बता पाओगे? आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो सीख लेते हैं। हमने बताया आपको 1 जूल इक्वल टू 1 किलोग्राम, ध्यान से समझें, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ गए? अब इसी को क्या कहते हैं हम, इसको 1 किलो में कितने ग्राम हो जाएंगे, 4 ग्राम। 1 मीटर में कितने हो जाएंगे, 100 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, तो सेकंड नहीं रहा। तो ये क्या होगा, 1000 गुणे 100 का स्क्वायर करोगे तो 2 जीरो थे और 2 जीरो और लग जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी मैंने जस्ट आपको बताया
कि यहाँ पे पहले जीरो गिन लो, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0, मतलब ये क्या हो गया 10 की घात 7 हो गया। 10 की घात कितना हो गया? अभी मैंने बताया कि ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है? होता है। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है? अर्ग के बराबर। अभी पीछे बताया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? अर्ग के बराबर होता है। तो 1 जूल में कितने अर्ग आ गए? बोलो 10 की घात 7 अर्ग आ गए। ये अर्ग और जूल में संबंध हो गया, ये अर्ग और जूल में संबंध हो गया। तो बताओ, देखो कार्य का टॉपिक पूरा हुआ कि नहीं हो गया? कुछ बच गया? कार्य का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया। बोलो, कार्य में कुछ बचा? आपको आपके मन में कार्य से संबंधित कोई प्रश्न जो आपको समझ में ना आया हो कार्य से संबंधित, बोलिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको इसका यथासंभव उत्तर शीघ्रतम प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।